सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं कि उस दौर में हम लोग ये बहुजन सम्मेलन और सामाजिक न्याय महासम्मेलन कर रहे हैं, जिस दौर में शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तुम कब तक चंद राशन में बिकता रहेगा है बहुजन? हमारे आपके बच्चे जिस्म से नहीं मानसिकता से गुलाम बनाए जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज जनपद सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में सामाजिक न्याय महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय भारतीय संविधान एवं वर्तमान चुनौती पर था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लौटन राम निषाद, सामाजिक चिंतक एवं विचारक, मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रमुख अतिथि अवधेश वर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर संदीप कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य एडवोकेट, मुख्य व्याख्याता प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, विशेष उद्बोधक नीरज पटेल, प्रख्यात जर्नलिस्ट नेशनल जनमत इत्यादि लोग मंच पर रहे मौजूद। विषय के अनुसार आप समझ रहे गए होंगे वर्तमान समय में किस प्रकार से शासन व्यवस्था है और गरीब व्यक्ति किस प्रकार से 5 किलो राशन पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। सरकार मुफ्त में खिला रही है, किंतु गरीबों से पैसा कहां से और किस प्रकार से वसूल रहे हैं शायद कुछ लोगों को पता है, कितने को तो पता ही नहीं है। पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में आकर किस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार कर रही है, या तो उस पीड़ित व्यक्ति को पता है या पुलिस को पता है। इन्हीं विषयों को लेकर नीरज पटेल व लक्ष्मण यादव ने जनता के बीच अपनी अपनी बात रखी, जिससे जनता खुश होकर तालियों से वक्ताओं के हौसले को भी बुलंद किया। आइए देखते हैं आगे। जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में आना जरूरी है। सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं बिना किसी औपचारिकता के। सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी भाइयों का अभिवादन करते हुए, बड़ों का अभिवादन करते हुए और इस तरफ की जनता का अभिवादन करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं कि उस दौर में हम लोग ये बहुजन सम्मेलन और सामाजिक न्याय महासम्मेलन कर रहे हैं, जिस दौर में शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तुम कब तक चंद राशन में बिकता रहेगा है बहुजन? हमारे आपके बच्चे जिस्म से नहीं मानसिकता से गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो जितने लोग ताली बजा रहे हैं, यानी कि तकरीबन उतने लोग क्लियर हैं कि हमें मानसिक गुलाम नहीं बनना। अब मैं बात यहीं से शुरू करता हूं। अवधेश वर्मा जी ने जहां से छोड़ी थी, उन्होंने कहा कि लोग भाषण से ज्यादा आचरण से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि मंच पे जो कहा जाए वो कम से कम अपने जीवन में लागू किया जाए, क्योंकि ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि मंच पे जो बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं उन्हीं के शरीरों में इस तरह की चीजें होती हैं जो पाखंड की निशानी के तौर पर वो धारण किए रहते हैं। तो अगर हम मंच पर पाखंड और अंधविश्वास के विरोध की बातें करते हैं तो पहले तो अपना शरीर, फिर अपना परिवार, फिर अपना आस पड़ोस मोहल्ला ठीक करने की कोशिश करें, तब चीजें बदलेंगी। ये बात क्यों कह रहा हूं, एक कहानी से बता देता हूं। मैं हिंदुस्तान आगरा में सीनियर सब एडिटर के पद पर तैनात था। अन्ना हजारे का आंदोलन उस समय चल रहा था। मेरे ऑफिस में मेरे अलावा सारे लोग अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन में थे, केवल मैं एक साइड होकर। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। अगर इन बहुजन पंडालों में आ रहे हो तो वो शिवलिंग पे बेल पत्ती चिपकाने वाले के पंडाल में जाना बंद कर। क्योंकि अगर बच्चे एक तरफ कहते हो कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और दूसरी तरफ उनसे पर्चियां बना करके बच्चों का भाग्य भी पुछवाते हो। चलो छोड़ दो ये बात। कथा मंचों पर हो सकता है बहुत लोग जाना बंद कर दिए हो, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक, जिनको अपनी आरक्षण के विरोध के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे,
जिनको अपने बताएंगे कि हमें छोटा ऊंच नीच बताते हैं, छोटा बड़ा बता करके भेदभाव करते हैं, उन्हीं से अपने बच्चों का नामकरण करवाते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े पत्रकार जो कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, लेकिन खुद में किस बात का इंश्योरेंस है जब तुम्हारे अंदर डर ही खत्म हो गया था। वैसे ही हमारे जैसा व्यक्ति अगर लखनऊ में खोजता है कि यार चलो अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे मिशनरी स्कूल में करवा दें, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दें, तो हमारे जैसे आदमी को तो चलता है। लेकिन जिनकी ज्ञान की देवी सरस्वती है वो अच्छा स्कूल क्यों ढूंढते हैं? भाई हमारी तो सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने कहा कि अच्छे विद्यालय में पढ़ाओ, लेकिन जिनकी ज्ञान की देवी सरस्वती है तो विद्यालय क्यों ढूंढ रहे हो? अच्छा क्यों प्रिंसिपल अच्छा चाहिए? कहीं भी करवा दो तो पढ़ लेगा। वैसे ही मैं अपने पिताजी का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में, पीजीआई लखनऊ में और दिल्ली में, बॉम्बे में करवा रहा हूँ। तो मेरे जैसे आदमी को चलता है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है किसी ईश्वर की सत्ता पर। लेकिन जिनको भरोसा है तो तुम अच्छा अस्पताल क्यों दो? किसी को इलाज करवाना है तो एडमिट करवा लो, बगल में एक तस्वीर रख दो बड़ी सी जिस पर भरोसा है तो। इसका मतलब तुम दोगले हो, तुम्हें भरोसा है नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा गलत कह कैसे सकता हूं? मुझे प्रकांड विद्वानों ने यह बताया है कि ईश्वर की मर्जी के बिना, प्रकांड विद्वानों ने बताया, तो मैं अगर यहां बोल रहा हूं इसका मतलब ईश्वर की मर्जी जब नहीं होती तो मैं क्या बोल पाता? क्या मैं क्या लखनऊ से यहां तक आ पाता? क्या इसका मतलब उसी ने मुझसे कहा है कि जाओ और इन भक्तों को बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच में एक बिचौलिया है जो माल पी रहा है। उसी के आदेश से आया हूं, उसका आदेश नहीं होता तो मैं नहीं आ पाता। गलत तो नहीं कह रहा हूं? वैसे ही हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका किसका है? जो कहते हैं कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जो हिंदी की बात करने वाले लोग हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो आपसे कहते हैं कि हिंदी 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 हिंदी, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो आपसे कहते हैं हिंदू, वो अपने बच्चों के लिए ईसाई मिशनरी स्कूल ढूंढ रहे हैं, सिफारिश लगवा करके एडमिशन करवा रहे हैं। और जो आपसे कहते हैं हिंदुस्तान, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़वा रहे हैं। तो केवल कावड़ ढोने का ठेका, केवल हिंदू हिंदुस्तान करने का ठेका, हिंदू मुसलमान करने का ठेका किसका है? हमारे आपके बच्चों। किसी भी नफरत की आंधी में, चाहे वो संगल की घटना हो या इधर बहराइच की घटना, किसी भी नफरत की घटना में चाहे इस पक्ष का आदमी, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए गुजरात से लेकर कहीं के भी दंगों की, चाहे इस तरफ का हिंदू हो चाहे इस तरफ का मुसलमान, मरने वालों में किसी रहीस जाति की औलाद नहीं हो। दोनों तरफ से मरने वाले लोग गरीब और मजलूम की ही औलाद होते हैं। तो नेता और बड़े बड़े अधिकारी उनके नाम पर रोटियां सेकेंगे राजनीतिक, लेकिन मरने के लिए, वहां पर शहीद होने के लिए केवल हमारे आपके घर के बच्चे। छोड़ दो, बॉर्डर पर शहीद होने वालों की लिस्ट उठा करके देख लो, वहां भी देख लो कि किनके घर के बच्चे बॉर्डर पर हमारी रक्षा करने के लिए डटे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम इन कार्यक्रमों में आते हो, इन मंचों पर आते हो, तो कुछ बातें अपने दिल से एकदम क्लियर कर लो कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तय कर लेंगे ना, तो एक बात और करनी है, ये तो पाखंड की बात हो गई। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं, भारतीय संविधान एवं वर्तमान चुनौतियां। तो भारत के संविधान से, जब भारत के संविधान का स्वरूप में प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द लिख दिया गया है, तो संविधान के स्वरूप को बचाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। उस स्वरूप को बचाने की जिम्मेदारी, जब भारत का संविधान कहता है कि जाति, वर्ण, लिंग, धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। जाति का आदमी सामने से आ जाता, जतरा बिगड़ जाता था। कौन बनाएगा? आपकी जातियों के नाम पर सबसे ज्यादा गाली देने का काम किसने किया? और आज भी गांव में गालियां, 90% गालियां क्या हमारी और आपकी जातियों के ऊपर नहीं है? और आज आप जब हक मांगने के लिए आते हैं तो आपको कोई कहता है जातिवादी हो गए। इसी जगह पर उत्तर प्रदेश और बिहार में
वहां मुख्यमंत्री जो थे उनको गाली दी गई, कर कर पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ घर उस तरह। नाई का काम करना क्या अपमान का काम करना था? मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर और गाली दी जाती थी। मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और गाली दी गई। मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। मुख्यमंत्री होने के बाद अपमान नहीं गया, और मुख्यमंत्री होने के बाद जिसके पिता मुख्यमंत्री थे वो खुद मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री न रहने के बाद घर गंगा जल से धुलवाया। ऐसा अगर उनके साथ हो सकता है तो बताओ गरीब कमजोर मजलूम के साथ कितना अपमान होगा? ये कुछ कहने की जरूरत है क्या? और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी और उस तमाम लोगों का कि अगर वो ना आते तो हमारे लोग भी समझ न पाते कि हमारे वैचारिकपुर का ये 84 लोग हैं जिनकी तस्वीरें यहाँ लगी हैं, और संविधान हमारा मुक्ति का दाता है, संविधान ही हमें बचाएगा, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। और नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, किसी के खिलाफ हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से निवेदन करके जा रहा हूँ, किसी जाति और किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलिएगा। हमारे हक की लड़ाई अपने हक की बात करके होगी। 90% की बात करिए, जाति जनगणना की बात करिए, लेटरल एंट्री को कौन रोकेगा? विश्वविद्यालयों में एनएफएस हो रहा है, उसको कौन रोकेगा? विश्वविद्यालयों, नौकरियों और तमाम चीजों को निजी हाथों में बेचकर, रेलवे में सबसे ज्यादा हमारे कर्मचारी थे, पूरा रेलवे बिक गई, सबसे ज्यादा नौकरी किसकी गई है? हमारी और आपकी। मेरे गांव में 15 साल पहले 15-20 लोग सरकारी नौकरी करते थे और कोई कांवड़ लेकर नहीं जाता था। आज मेरे गांव में 15-20 लोग कांवड़ लेके जाते हैं और सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिली। अगर यही भारत आपको चाहिए तो बधाई, कोई अगला हेलीकॉप्टर आपको फूल बरसाने के लिए तैयार है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आंदोलनकारी विजय और उनके दोस्त यहाँ खड़े हुए हैं। 69,000 शिक्षक में अगर आरक्षण का घोटाला होगा तो लाठी बरसाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आपका लखनऊ में इंतजार कर। अब चुनना आपको है कि हेलीकॉप्टर के फूल की बारिश से अपने बच्चों का स्वागत कराना है, या 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो लाठी खाए हैं उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए आपको इकट्ठा होना है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा इस चीज की जरूरत कहां है? खुलेआम पैगाम दिया जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 3% आरक्षण मिला, कोर्ट से लड़ाई लड़ी गई, 600 दिन से ज्यादा धरना हुआ लखनऊ में। माताएं बहनें जो हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, लाठी लाठी पुलिस ने पिटवाया है। बताओ आपके समाज का कोई नेता अगर उसके साथ नहीं खड़ा हुआ तो फिर बताओ आपका समाज कहां खड़ा है? आप अपने बच्चों को जो शिक्षक बन गए 6800 इसमें से शिक्षक बन चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, हाई कोर्ट ने वैकेंसी रद्द की और सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। और फिर भी कोई आके कहता है कि हम इस देश में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा लगा करके देश का तरक्की कराने जा रहे हैं। तो फैसला तो आपको करना है। इसलिए मैं आखिर में निवेदन, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाना। न्यूनतम सहमति पर 10 में 5 बातें हमारी और आपकी हो सकता है न मिले। गांव में झगड़ा होगा ना, ओबीसी और दलित को भी झगड़ा होगा, और अगर ओबीसी गलत है तो अपने भाई का साथ गलत होने पर मत दीजिएगा, उस जगह आप खड़े हो जाइए। एक मुसलमान की लिंचिंग अगर धर्म के नाम हो तो एसटी ओबीसी सब मिलकर खड़े हो जाना। एक दलित के घर में कोई अत्याचार करने जाए तो ओबीसी समाज के लोगों फर्ज बनता है कि भाई के साथ वहां पर लाठी लेकर खड़े हो जाना। किसी अति पिछड़े समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार हो तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सारे दलित बहुजन समाज के लोग उसके सामने बचाने के लिए खड़े हो जाना। तब जाकर के एकजुटता बनेगी। हमारे भाषण से कोई बदलाव नहीं होने वाला। हमको तो सम्मान देंगे, हम भी अपना सब लेकर के चले जाएंगे। आयोजकों को भी ये वो अच्छा होगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन निवेदन, क्रांति का काम एक दिन का नहीं होता। बदलाव एक आयोजन और एक भाषण से नहीं आने वाला, रोज करना होगा, गांव-गांव घूमना होगा। और 2027 तक अगर इशारा समझ जाओ तो ये आखिरी वाली है, वरना 90 के पहले का भारत आपका इंतजार कर रहा होगा। और उस समय वही खटिया उठा दी जाएगी और एक कुर्सी पर कोई राजा बैठा होगा जो राज करेगा और बाकी जनता प्रजा बनकर गुलाम बनी बैठी रहेगी। यही निवेदन करके मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। ये निवेदन करके एक होने का वक्त है तो विचार के नाम पर एक होइएगा, जाति के नाम पर एक होने की जरूरत है। भारत का संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर पढ़िए, उस पर चर्चा कराइए। जितने महापुरुषों की जीवनी यहाँ पर मिले
सामने खरीद कर लेकर जाइएगा और अपने बच्चों को पढ़ाइएगा कि देखो ये वो न होते तो हमारे आपके हक अधिकार न मिल पाते। भले प्रोफेसर की डायरी आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन शिक्षा बचाने की लड़ाई को, रोजगार बचाने की लड़ाई को, संविधान बचाने की लड़ाई को आपको लड़ना होगा। यार नक्कल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है किसी नस्ल को करना होगा। हमारे ही लड़ाई में आर पार का फैसला होना है कि संविधान जीतेगा कि मनुस्मृति जीतेगा। एकदम साफ फैसला होना। इसलिए नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताई हा। भोजपुरी समझ में आती है ना, हालांकि अवधि बेल्ट। नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताई हा, अपने न पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। अपने न पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिया में जान बा। यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूँ। शिक्षा बचाओ, कलम और किताब बचाओ। जो तलवार दें, जो दंगा करने के लिए आपके बच्चों को उकसाएं, उन दंगाइयों को पहचानो और दंगे से दूर रहना। कलम और किताब लेकर, बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर, मंडल कमीशन को हाथ में लेकर एकजुट रहना। अगली बार इससे बड़ा कार्यक्रम करना और पूरे आयोजन समिति को मैं बधाई दूंगा। फिर आएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, इसी उम्मीद और हौसले के साथ। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।